दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंस्पेक्टर मनोज और लातों के भूत। ये जासूसी और एक्शन कॉमिक्स होती है इंस्पेक्टर मनोज की। तो पढ़ते हैं इसको। इंस्पेक्टर मनोज और लातों के भूत। इंस्पेक्टर मनोज गहरी सोच में डूबा हुआ था। आखिर कड़ी नाकेबंदी के बावजूद कोकीन और ड्रग्स शहर में कहां से और कैसे पहुंच रही है, लगता कोई खासी बात है। अभी तक हमारे हाथ ऐसा कोई क्लू नहीं लगाए जिससे तस्करों का पता लग सके। कमरे में छाई इस खामोशी से हवलदार वीर बहादुर उब गया। और क्या सोच रहे हैं सर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके हुक्म का इंतजार सर। दफा हो जाओ। यस सर। लेकिन इससे पहले कि हवलदार वीर बहादुर दफा होता, सर फोन। ट्रिन ट्रिन। किसका फोन हो सकता है? इजाजत हो तो मैं रिसीवर उठाऊं सर? ट्रिन ट्रिन। शट अप। हेलो मनोज स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, आज रात 9-10 बजे के बीच एक काले रंग की कार उत्तरी सीमा पार कर शहर में दाखिल होगी। आज रात उस कार द्वारा 20 किलो कोकीन शहर में लाई जा रही है। कौन हो तुम? लेकिन दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद हो चुका था। वो खबर देने वाले ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह खबर किसी की शरारत भी हो सकती है। क्या हुआ सर? किसका फोन था? तब इंस्पेक्टर मनोज ने हवलदार को फोन पर दी गई खबर के बारे में बता दिया। और हो सकता है पुलिस को मैच परेशान करने के लिए अपराधी ने यह खबर मुझ तक पहुंचाई हो। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं सर। हमें गुमनाम फोनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस अपराधी की गतिविधियों की आज तक पुलिस को भनक नहीं मिली, उसकी जानकारी अपराधी के गिरोह के से बाहर के किसी आदमी को कैसे हो सकती है? हो सकता है वह गिरोह का ही आदमी हो और पुलिस की मदद करना चाहता हो। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप इस खबर को सच मान रहे हैं या झूठ। अपनी समझ पर ज्यादा जोर मत डालो हवलदार। बस इतना समझ लो कि आज रात 9 और 10 के बीच तुम मेरे साथ उत्तरी सीमा पुलिस पोस्ट पर मौजूद रहोगे। यस सर। और ठीक रात 9 बजे। कोई खास बात इंस्पेक्टर? नो सर। हम हर आने वाले वाहन की बड़ी बारीकी से जांच कर रहे हैं, परंतु अभी तक कोई संदिग्ध बात नजर नहीं आई है। अभी काफी वक्त है। आप अपने जवान को सतर्क रहने की हिदायत दे। मैं उस पुलिस पोस्ट पर मैं बैठता हूँ। यस सर। लगभग 20 मिनट बाद। रोको। फिर जैसे कार बैरियर के निकट पहुंचकर रुकी। हमें कार की तलाशी लेनी है। डिक्की की चाबी दीजिए। जरूर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, पर जरा जल्दी। मेरे दोस्त की अचानक तबीयत खराब हो गई है। फिर चालक ने चाबी निकालकर सब इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दी। मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचना है। ठीक है। सब इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ कार की तलाशी काम में जुट गया। लेकिन जब कोई भी संदिग्ध वस्तु हाथ न लगी तो। सॉरी जेंटलमैन, हमने आपको तकलीफ दी। आपने तो अपना फर्ज निभाया इंस्पेक्टर साहब। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि चालक कार स्टार्ट कर पाता। जस्ट ए मिनट मिस्टर। वो इंस्पेक्टर मनोज, यह कम वक्त यहाँ कहाँ से आ टपका? अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अगले पल चालक ने कार दौड़ा दी। तड़ाक। मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। ओह। इंस्पेक्टर मनोज के आदेश के बावजूद जब कार नहीं रुकी, धौएं धौएं। परंतु तब तक कार रिवॉल्वर के निशाने की सीमा को पार कर चुकी थी। उधर हवलदार वीर बहादुर ने मौके की नजाकत को देखते ही जीप स्टार्ट की और इंस्पेक्टर मनोज के करीब पहुंच गया। फॉलो हिम, हरी अप। और पुलिस कंट्रोल को खबर करो जल्दी। जी। उधर काली कार के चालक के माथे पर पसीने की बूंदें चूचुआने लगी थी। फासला निरंतर घटता ही जा रहा है। अगर मैं पकड़ में आ गया तो मेरी खैर नहीं। हवलदार और तेज चलाओ। और फिर इंस्पेक्टर मनोज ने जैसे कार को अपने निशाने की जद में पाया, धौएं। निशाना चूक था। तय फट। टायर फटते ही कार तेजी से लहराई और पेड़ से टकरा गई। आह धड़ाम। तभी धूम धड़ाम। देखते देखते काली कार आग की लपटों में गिर चुकी थी। अब क्या होगा सर? कार को तो आग लग चुकी है। अपराधी का बचना नामुमकिन है। तुम फायर ब्रिगेड को कॉल करो। तभी एक जलती हुई मानव आकृति कार से निकलकर जमीन पर आ गिरी। आह। अगले पल इंस्पेक्टर मनोज दौड़ता हुआ जलती हुई आकृति के निकट पहुंचा।
और अपना ओवरकोट उतारकर उस पर डाल दिया। जल्दी आओ हवलदार, इसे इसे जीप तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। आया सर, आया। और फिर दोनों ने मिलकर घायल आदमी को उठाया और ले जाकर जीप की पिछली सीट पर लिटा दिया। फिर जल्दी इंस्पेक्टर मनोज ने जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अगर हम सही वक्त पर इस आदमी को अस्पताल पहुंचाने में कामयाब हो गए तो शायद यह बच जाए, पर मुझे तो इसके बचने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है हवलदार। इतना कहने के साथ ही इंस्पेक्टर मनोज ने जीप की रफ्तार और बढ़ा दी। उधर शहर के बारह वीराने में पुरानी हवेली के एक विशाल कक्ष में कौन है वह गद्दार जिसकी वजह से हमें 20 किलो कोकीन और अपने वफादार साथी रमेश की जान से हाथ धोने पड़े। हम सब आपके वफादार हैं बॉस, यह काम हम में से कोई नहीं कर सकता। लेकिन कोई तो है जिसने इंस्पेक्टर मनोज को खबर दी है, वरना वह अचानक वहां कैसे पहुंच गया। यह महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है बॉस। खामोश, इंस्पेक्टर मनोज का वहां पहुंचना इत्तेफाक नहीं था। रमेश ने ट्रांसमीटर पर जो खबर दी थी उससे जाहिर है कि मनोज को कार और उसमें जारी कोकीन की पहले से ही खबर थी। अगर हम कार को उड़ान न देते तो आज हमारे राज से इंस्पेक्टर मनोज का अच्छी तरह वाकिफ हो जाता। फिर तो यह स्पष्ट है बॉस कि मनोज को खबर देने वाला हम में से कोई नहीं है, क्योंकि हम में से कोई गद्दार होता तो मनोज को यह भी मालूम हो जाता कि कोकीन कार में कहाँ है। तुम ठीक कहते हो रहमत। अगर इंस्पेक्टर मनोज को सही जानकारी होती तो रमेश को भागने का मौका कदापि नहीं मिलता। लेकिन यह भी तो सच है कि कोकीन की इस तस्करी की जानकारी से तुम ही लोगों को थी। फिर कोई बाहरी आदमी इसकी सूचना पुलिस को कैसे दे सकता है? यह पता लगाने का जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दीजिए बॉस। 48 घंटों के अंदर अंदर मैं उस पुलिस के मुखबिर की लाश आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। हमें वह आदमी जिंदा चाहिए रहमत, उसे सजा हम देंगे। जैसे आपकी मर्जी बॉस। तभी क्लिक क्लिक। ओ, अगले पल बॉस की उंगलियां यंत्र पर लगे बटनों से खेलने लगी। जल्दी। लीला, क्या खबर है? बॉस, खुशखबरी है, रमेश अभी जिंदा है। व्हाट? रमेश बच कैसे गया? इंस्पेक्टर मनोज ने उसे बचा लिया। बॉस, इस समय वह सिविल अस्पताल में रमेश के होश में आने की प्रतीक्षा कर रहा है। रमेश को होश नहीं आना चाहिए लीला। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। यस बॉस, मैं समझ गई। गुड। कहने के साथ ही बॉस ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उधर सिविल अस्पताल में डॉक्टर, उसे कब तक होश आ जाएगा कहना मुश्किल है, उसकी हालत बड़ी नाजुक है। मुझे तो हैरानी है कि वह अभी तक जिंदा कैसे है। अगर वह बयान देने से पहले मर गया तो मौत के सौदागरों का पता लगना मुश्किल हो जाएगा। उसका होश में आना बहुत जरूरी है डॉक्टर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद लगता हमारी मेहनत बेकार ही गई। नहीं वीर बहादुर, मेहनत अपना रंग जरूर दिखाती है। तुम यह निगरानी पर रहो, जैसे इसे होश आए मुझे फोन कर देना। यानी आप बिस्तर पर आराम की नींद लेंगे और मैं यहाँ उल्लू की तरह बैठा जागता रहूं? शट अप। यस सर। फिर इंस्पेक्टर मनोज के जाने के बाद अपना अपना नसीब है प्यारे वीर बहादुर। अगर तूने अच्छे कर्म किए होते तो भला पुलिस में हवलदारी क्यों बना रहता? बैठे बैठे हवलदार वीर बहादुर ऊँघने लगा। तभी ओ, पहली नर्स को रिसीव करने दूसरी नर्स आ गई है, पर उस घायल को होश नहीं आया। शायद मुझे सारी रात ही यहाँ बैठकर गुजारनी होगी। हवलदार लीला की असलियत से पूर्णतः अपरिचित था, अतः उसे कोई संदेह नहीं हुआ। नर्स ड्यूटी पर अलर्ट रहना, जैसे घायल को होश आए मुझे खबर कर देना। समझ गई? समझ गई, आप निश्चिंत रहिए। लीला जैसे कमरे में पहुंची। तुम कौन हो तुम? मुझे डॉक्टर नाथ ने तुम्हारी जगह ड्यूटी पर भेजा है। लेकिन मैंने पहले कभी तुम्हें इस अस्पताल में नहीं देखा। अब तो देख रही हो, मुझे खास तौर पर इस मरीज की देखभाल के लिए बुलाया गया है। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि मेरी जगह रमा आएगी। ज्यादा परेशान क्यों होती हो? जाओ, जाकर आराम करो। नहीं, पहले यह बताओ तुम कौन हो? जानना चाहती हो? कहने के साथ ही लीला का हाथ बिजली की तेजी से हवा में लहराया। आह! वार नपा तुला और शक्तिशाली था।
अब तुम जीवन में कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं करोगी। ही। और फिर लीला अपनी ड्रेस के अंदर से विषैली सिरिंज निकालकर रमेश की तरफ बढ़ने लगी। अब मुझे फौरन अपना काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। उधर हवलदार वीर बहादुर ने पहली नर्स को बाहर ने निकलते देखा तो जिज्ञासावश वह दरवाजे के पास पहुंचा। अरे, दरवाजा तो अंदर से बंद है, यह क्या चक्कर है? अभी हवलदार सोच ही रहा था कि अचानक द्वार खुल गया। तुम? पहली नर्स कहाँ है? वह रही। अरे, उसे क्या हुआ? अभी हवलदार अपने आश्चर्य पर काबू भी न पा सका था कि ही आह। हवलदार फर्श पर गिरते लुढ़क नहीं खाता हुआ उछलकर खड़ा हो गया। फिर जैसे उसकी नजर रमेश पर पड़ी, ओह! इसका मतलब वह नर्स नहीं बल्कि अपराधी द्वारा भेजी गई मौत थी, जो अपना काम कर भाग खड़ी हुई। अगले पल, पर भागकर जाएगी कहाँ? अभी मजा चखाता हूँ। वो रही। रुक जा चुड़ैल, भाग कहाँ रही है? परंतु जब तक हवलदार वीर बहादुर लिफ्ट के करीब पहुंचता, बदमाश औरत मुझे ठेंगा दिखाती है। वीर बहादुर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन जब तक वह नीचे पहुंचता, लीला लिफ्ट से निकलकर अस्पताल के मुख्य द्वार को पार कर चुकी थी। पकड़ो पकड़ो! परंतु जब तक कोई हवलदार की चीख पुकार का अर्थ समझ पाता, लीला बाहर खड़ी एक कार में बैठ गई। रोको उस नर्स को! ओह! आखिरकार चकमा देकर निकली गई। आसपास कोई वाहन भी तो नहीं जो मैं उसका पीछा कर सकूं। अब मैं साहब को क्या जवाब दूंगा? उधर कार अस्पताल के गेट को पार कर कुछ ही दूर गई थी कि यानी मेरा शक ठीक निकला। वह हवलदार को चकमा देगी, लेकिन अब खुद मुझे अपने बॉस तक पहुंचा देगी। हा हा हा। लगभग आधे घंटे बाद कार शहर की सीमा पार कर वीराने में दाखिल हो गई। थोड़ी ही देर बाद तो अपराधी ने अपना खुफिया अड्डा यहाँ बना रखा है। फिर लीला की नजरों से ओझल होते ही वह भी हवेली की ओर चल पड़ा। लेकिन अभी वह हवेली के निकट पहुंचा ही था कि जाओ, वहीं खड़े रहो वरना छलनी कर दिए जाओगे। ओह! उधर हवेली के अंदर, बॉस, रमेश को मैंने खत्म कर दिया है। गुड। रमेश की मौत के साथ ही हमारे लिए पैदा हुआ खतरा भी खत्म हो गया। हा हा हा। फिर तो मुझे इनाम मिलना चाहिए बॉस। तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा लीला। हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने हमारी एक नहीं दो परेशानियां को हल कर दिया है। मैं समझे नहीं बॉस। अभी सब समझ में आ जाएगा। कहने के साथ ही बॉस ने एक बटन दबा दिया। दूसरे पल, इंस्पेक्टर मनोज। हाँ, इंस्पेक्टर मनोज। वह यहाँ तक तुम्हारा पीछा करते हुए पहुंचा। लड़की, जानती हो अगर इंस्पेक्टर मनोज पकड़ में न आता तो हमारा अंजाम क्या होता? क्षमा बॉस, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। दोबारा गलती करने का मौका हम किसी को नहीं देते लीला। रैम बॉस, रैम। मैंने बरसों आपकी सेवा की है। लेकिन बॉस को लीला पर तरस नहीं आया और उसने एक बटन दबा दिया। बेवकूफ लड़की। दूसरे पल, हा हा हा। आह! देखा इंस्पेक्टर मनोज, हमारे गिरोह में गलती करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती। लीला को अस्पताल भेजने की गलती तो तुमने की थी, सजा इसे भुगतनी पड़ी। कैसी गलती? मुझे मालूम था यह खबर तुम तक किसी न किसी तरह पहुंच ही जाएगी कि तुम्हारा आदमी जिंदा है। फिर तुम अपने आदमी को मरवाने की कोशिश जरूर करोगे। वही तुमने किया भी। वह घायल तो मुझे तुम्हारा पता नहीं बता सका, पर हाँ, तुम्हारी गलती के कारण मैं तुम्हारे अड्डे तक पहुंचने में अवश्य कामयाब हो गया, डॉक्टर सिंह। ओह, तो तुम हमें पहचान गए हो। बरसों पहले के असफल सर्जन डॉक्टर सिंह अपनी पत्नी की हत्या करके फरार जरूर हो गया था, लेकिन उसके जुर्म की फाइल आज भी पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है। हाँ, हमने अपनी पत्नी की हत्या की थी क्योंकि वह मेरे गैर कानूनी धंधों का राज पुलिस को बता देना चाहती थी। तो तुम इकबाले जुर्म करते हो। मेरे इकबाले जुर्म करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा मनोज, क्योंकि तुम अब चंद घड़ियों के मेहमान हो। परंतु तुम्हारे जीवन लीला समाप्त करने से पहले हम तुम्हें यह जरूर बता देना चाहते हैं कि मैं सफल सर्जन न थे, न है। कहने के साथ ही डॉक्टर सिंह ने एक दूसरा बटन दबा दिया। बटन दबाते स्क्रीन पर एक दृश्य दिखाई देने लगा। इन लाशों को देख रहे हो इंस्पेक्टर मनोज? ये लाशें मुर्दा घरों कब्रिस्तानों से चुराई गई हैं।
इन लाशों को विशेष रसायन में डुबोकर बैगों में सुरक्षित रखा जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इन्हीं लाशों की चीर फाड़ करके हम चरस, हेरोइन, कोकीन तथा नशीले ड्रग्स इनमें भर देते हैं और फिर बड़े आराम से अपना माल हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में सप्लाई करते हैं। ओह, परंतु एहतियात के तौर पर हम लाश में एक ट्रांसमीटर बम भी फिट कर देते हैं ताकि खतरा होने पर हम यहीं बैठे बैठे रिमोट की मदद से विस्फोट कर सकें। अब समझा, उस काली कार में मौजूद दूसरा व्यक्ति जिंदा नहीं मुर्दा था और खतरा देखकर तुमने विस्फोट कर अपने जुर्म का सबूत मिटा डाला। हाँ, हम अपने जुर्म का कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ते। इसकी जिंदा मिसालें रमेश और लीला है। अब तुम्हारी बारी है। मरने से पहले मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। समझाओ। वह बात मैं तुम्हें शब्दों से नहीं, लातों से समझाऊंगा, क्योंकि तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं समझ पाओगे। हा हा हा। बहुत खूब। बहादुर भी हो और चालाक भी। पर अगर तुम यह समझ रहे हो कि तैश में आकर मैं अपने सुरक्षा कवच से बाहर निकल आऊंगा, तो यह तुम्हारी भूल है। ले जाओ इस गुस्ताख को और हमारे भूखे शेर के पिंजरे में डाल दो। बहुत दिनों से उसने इंसानी गोश्त नहीं चखा है। जो आ गया बॉस। तत्पश्चात दोनों बंदूकधारी इंस्पेक्टर मनोज को कक्ष से बाहर ले गए। तब डॉक्टर सिंह ने दो आदमियों को लीला की लाश ठिकाने लगाने का हुक्म दिया। लाश के हौल से हटे। आज हम बहुत खुश हैं। इसी खुशी में हम अपने साथियों को अपने साथ शराब की पार्टी में शामिल होने की दावत देते हैं। पार्टी का इंतजाम करो और पहरेदारों को छोड़कर बाकी आदमियों को भी यहाँ बुला लो। हुर्रे हुर्रे। उधर इंस्पेक्टर मनोज को तहखाने में धकेल दिया गया। जाओ इंस्पेक्टर मनोज, शेर की भूख मिटाओ। जब वह तहखाने की जमीन से टकराया तो उसने अपने आप को भूखे शेर के पिंजरे में पाया। गुर्र। ओ, यहाँ तो सचमुच शेर मौजूद है। अगले पल गुर्र। लेकिन इंस्पेक्टर मनोज सतर्क था। फिर इससे पहले कि शेर दोबारा इंस्पेक्टर मनोज पर आक्रमण करता, परंतु भूखा शेर जल्दी इंस्पेक्टर मनोज को अपने से अलग करने में कामयाब हो गया। ओह। और गुर्र। लेकिन जैसे शेर आगे बढ़ा, धाएं। शेर को गोली का निशाना बनते देख इंस्पेक्टर मनोज की निगाहें बरबसी गोली चलाने वाले की तरफ घूम गई। कौन हो तुम? मेरा नाम रहमत है। मैं इसी तस्कर गिरोह का एक सदस्य हूँ। फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मैं डॉक्टर सिंह और उसके गिरोह को बर्बाद और तबाह कर देना चाहता हूँ। फिर रहमत ने पिंजरे का ताला खोल इंस्पेक्टर मनोज को बाहर निकला। मैंने फोन पर आपको काली कार की खबर दी थी। फिर तुमने यह क्यों नहीं बताया कि कोकीन कार में मौजूद लाश में है? मुझे उम्मीद थी यह भेद आप स्वयं जान लेंगे। और फिर मैंने जानबूझकर यह भेद आपको नहीं बताया था। अगर आप तुरंत ही लाश पर कब्जा कर लेते तो बॉस का विश्वास हो जाता कि गद्दारी से गिरोह के खास आदमियों में से किसी ने की है। ओह, तो क्या बॉस को अपने आदमियों पर शक नहीं हुआ? हुआ था, लेकिन मैं टालने में सफल हो गया था। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, सो मिल गया। पर जब मैंने आपको उसकी कैद में देखा तो चुप नहीं बैठा रह सका। मेरी मदद करने का अंजाम जानते हुए भी तुमने मेरी मदद की। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मुझे विश्वास है आप उस शैतान को जरूर सजा दिलाएंगे। कहते कहते रहमत की आवाज बर्रा गई और उसकी आंखें छलछला उठी। नशीले पदार्थों के सेवन की लत में पड़कर मेरा जवान बेटा अपनी जान दे बैठा था। तभी से मैंने ठान लिया था कि इस धंधे को खत्म करके ही दम लूंगा। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ रहमत। आप फौरन यहाँ से निकल जाइए इंस्पेक्टर। अभी बॉस और उसके आदमी शराब पीने में मस्त हैं और फिर तो तुम्हें वहां ना देखकर तुम्हारे बॉस को शक हो सकता है। तुम फौरन वहां पहुंचो। लेकिन आप वक्त मत गवाओ। डॉक्टर सिंह के करीब जा रहकर मेरे पहुंचने का इंतजार करो। जब तक मैं न पहुंचूं कोई गलत कदम न उठा बैठना। इंस्पेक्टर मनोज के समझाने पर रहमत वहां से चल दिया। रहमत के जाते इंस्पेक्टर मनोज टेलीपैथी द्वारा हवलदार वीर बहादुर से संबंध स्थापित करने की कोशिश में जुट गया। हवलदार वीर बहादुर, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है न? तुम सुन रहे हो न? उधर हवलदार वीर बहादुर थाने में बैठा
इंस्पेक्टर मनोज के लौटने का इंतजार करते हुए ऊँग रहा था कि अचानक वह चौंका। हवलदार, मैं इंस्पेक्टर मनोज तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो ने? दूसरे पल, मैं सुन रहा हूँ सर, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बातें ध्यान से सुनो। उधर इंस्पेक्टर मनोज हवलदार वीर बहादुर को आवश्यक हिदायतें देने के बाद सामान्य स्थिति में लौट आया। अब मुझे डॉक्टर सिंह की खबर लेनी चाहिए। उधर रहमत हॉल में चल रही पार्टी में शामिल हो चुका था। डॉक्टर सिंह और उनके आदमियों पर शराब का रंग चढ़ता जा रहा था। आज हमारे धंधे पर मंडरा रहा बहुत बड़ा खतरा खत्म हो गया है। अब हम खुलकर धंधा करेंगे। कल सारा माल बाजार में बेच दिया जाएगा। हा हा हा। आप मान है बॉस। इंस्पेक्टर मनोज की मौत उसे यहाँ खींच लाई थी। तभी, खामोश। तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है। इंस्पेक्टर मनोज, तुम जिंदा हो? खतरा भांपते ही डॉक्टर सिंह शीशे के कैबिन की तरफ लपका। लेकिन जाता कहाँ है शैतान? बॉस को रहमत की गिरफ्त में देख कुछ आदमी रहमत की तरफ लपके, लेकिन इंस्पेक्टर मनोज ने उन्हें लात घुसों पर रख लिया। तड़ाक ठॉक ओह। तभी, खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं ले। गुड हवलदार, तुम ठीक वक्त पर पहुंचे। मैं तो हमेशा वक्त पर पहुंचता हूं सर, पर वक्त ही मेरा साथ नहीं देता। शट अप। यस सर। फिर इंस्पेक्टर मनोज के आदेश पर सभी अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया। उस हवेली के तहखाने से पुलिस ने लाशों के साथ साथ कई 100 किलो नशीले पदार्थ भी अपने कब्जे में ले लिए थे। लगभग 2 घंटे की कार्रवाई के बाद हवेली को सील करने के बाद पुलिस का कारवां मैप कैदियों और सबूतों के शहर वापस लौट रहा था। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।